जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है मौर्योत्तर काल को जो है वहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग को अब गुप्त काल से जो है पढ़ना है। तो अब गुप्त काल से जो संबंधित जितने सारे आपके जो क्वेश्चन बनने वाले जो टॉपिक्स होते हैं उन सारे टॉपिकों को हम लोग देखेंगे और देखते हुए जो है हम लोग गुप्त काल को भी जो है समझेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मौर्योत्तर काल। फिर मौर्योत्तर काल के बाद जो है हम लोग आ जाएंगे मिडिवल हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये आपको जो है आपको रिवीजन करते रहना है, आपको पढ़ते रहना है। तो जो एक ज़रूरी सूचना ये है कि आप लोग का जो अप्लाई करने का जो फॉर्म था ROARA का, वो लास्ट डेट था 9 नवंबर, ठीक है। 9 नवंबर उसका लास्ट डेट था, लेकिन उसका हाल ही में जो क्या है कि उसका डेट बढ़ा है। तो आप उसे जो है जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर लें। याद रखें कि जो है ROARA फॉर्म को भरने के पहले आपको जो है OTR में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, ठीक है। तो हम लोग अपने जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग गुप्त काल में हम लोग जो है टोटली इस पर बात करेंगे, इसके स्रोतों पर, यानी गुप्त काल के जो स्रोत रहे हैं और जो कौन कौन से स्रोत रहे हैं, तो उन्हीं स्रोतों पर हम लोग बात करेंगे। तो गुप्त काल का जो है एक जो लगभग जो इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 300 AD से लेकर 600 AD तक। अब AD का मतलब क्या होता है, इसे आप मान लीजिए कि आज जो है 2023 AD चल रहा है, ठीक है। उसी तरह क्या है कि 300 AD से लेकर 600 AD तक जो इसका टाइम पीरियड रहा है, यानी गुप्तों का काल रहा है। अब इसकी भूमिका को हम लोग देख लेंगे। गुप्त काल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय भारत में लगभग 300 वर्षों तक शासन किया है। यानी गुप्तों ने भारत पर कितने वर्ष तक शासन किया है, तो गुप्तों ने भारत पर 300 वर्ष तक शासन किए हैं लोग, ठीक है। और पूरे भारत में राजनीतिक एकता देखने को मिलता है। और इस समय क्या मिलता है कि जो है पूरे संपूर्ण भारत में राजनीतिक एकता देखने को मिलता है गुप्तों के काल में, ठीक है। और भी जितने सारे हम लोग इसके पढ़ेंगे, राजनीतिक पढ़ेंगे। उसमें जो हम लोग प्रशासन देखेंगे, उसके पॉलिटिक्स देखेंगे, उसके जो है राजनीति कैसे रही है, उसमें आर्थिक व्यवस्था क्या रहा है, इसका नगर नियोजन क्या रहा है और पतन के कारण क्या रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे तो हम लोग को और क्लियर हो जाएगा पूरा गुप्त वंश, ठीक है। और इसमें जो है राजनीतिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उसमें हम लोगों को जो जितने सारे जो सम्राट रहे हैं, जो यहाँ के राजा रहे हैं, समुद्रगुप्त से लगाए, आपने जो है विक्रमादित्य का नाम सुना होगा, तो इसी समय रहे हैं, तो उनको भी हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा गया है, ठीक है। गुप्त काल में कला एवं संस्कृति को खूब ज़्यादा संरक्षण मिला। यानी जितने सारे आपको जो है कला एवं संस्कृति की जो बात है, यानी जो इतने सारे जो आपको आज जो है वो जो बड़े बड़े जो मंदिर देखने को मिलते हैं ना, तो वो सारे जितने सारे मंदिर हैं वो लगभग जो है ये गुप्तों के समय ही बने हैं। गुप्तों की समय जो है एक जो है खूबसूरत और एक जो बेहतरीन आर्किटेक्चर की जो है यहाँ से जो है मतलब एक उभरती हुई जो है एक जो है मतलब नई जो है संस्कृति देखने को मिलती है कलाओं में, ठीक है। तो ये कला एवं संस्कृति के लिए क्या थी, जो है एक तरह से स्वर्णिम काल थी। और जो है कला एवं संस्कृति को गुप्तों ने खूब ज़्यादा संरक्षण दिया। यानी गुप्त के जो शासक हुए वो कलाओं में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड थे, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग इसके सीधे हम लोग स्रोत को देख लेंगे, जो है स्रोत को। तो स्रोत जो है मैंने आपको स्टार्टिंग से पढ़ाते हुए आया हूँ कि नवपाषाण काल से मैंने पढ़ाया, फिर सिंधु घाटी सभ्यता में भी मैंने बताया आपको। और ऐसे ही जितने सारे टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं तो स्रोतों को जो है पढ़ते हैं। और स्रोत वास्तविक में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए ना आखिर जो है गुप्त का जो है स्रोत कहाँ से मिले हैं। तो उन सारी चीज़ों को कहाँ मिलेंगे स्रोत में। स्रोत आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, साहित्यिक होते हैं और पुरातात्विक होते हैं। साहित्यिक में भी क्या है कि कई सारे जो है इसमें आपको जो है पार्ट देखने को मिलते हैं। एक तो देसी साहित्य मिलता है, जिसमें हम लोग का जो भारत के जो साहित्य रहे हैं, जो भारत के जो लेखक रहे हैं उन्हें देसी साहित्य कहते हैं। और फिर कुछ क्या है, कुछ विदेशी साहित्य भी है साहित्यिक स्रोत में। जैसे कि मान लीजिए कोई विदेशी यात्री आया, जैसे फाहियान है, जैसे मेगास्थनीज है, कुछ जो विदेशी जो यात्री आए हैं तो उन्होंने जो अपने यात्रा विवरण दिए हैं तो उन्हें क्या कहा गया है, विदेशी स्रोत दिया गया है। क्योंकि जो वो किताब लिखे हैं ना जो भारत में आकर, तो उन किताबों से क्या है बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं उस समय के शासकों की, इसलिए उनको भी एक स्रोतों के जो है रखा गया है स्रोतों में। और हम लोग क्या है एक जो है धार्मिक स्रोत भी होता है। धार्मिक में हम लोग क्या देखते हैं, लौकिक जो है स्रोत देखते हैं। लौकिक स्रोत में जैसे कि बौद्ध ग्रंथ हो गया जो है, और जो जैन ग्रंथ हो गए आपके, वो सब लौकिक ग्रंथ हैं, ठीक है। लेकिन कुछ धार्मिक ग्रंथ में हम लोग को और सारी भी जो ग्रंथें देखने को मिलती हैं, तो जैसे बौद्ध ग्रंथ हैं, तो ये सब भी हम लोगों ने जो है हम लोग को देखना है। और जो भी है हम लोगों ने इसको पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, और जैसे जैसे आते रहेंगे हम सबको जो है क्लियर करते रहेंगे। बाकी हम लोग पुरातात्विक स्रोत में भी हम लोग पढ़ते हैं
कि जो अभिलेखों के बारे में, सिक्कों के बारे में, ये सारी जो चीज़ें आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने अशोक के स्तंभ के बारे में पढ़ा है, अशोक की जो है अभिलेख के बारे में पढ़ा है, और भी सारे जो है बहुत सिक्कों के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहारे हैं उनके बारे में पढ़ा। तो वो सब क्या है, वो सब पुरातात्विक स्रोत हैं। और जो स्थापत्य की जो कला होती है वो भी कहाँ आती है, तो पुरातात्विक स्रोत में ही आती है। तो हम लोग क्या देखेंगे, साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत में ही क्या है, देसी साहित्य है। तो हम लोग जो है साहित्यिक स्रोत को यहाँ से कंप्लीटली देखेंगे। ठीक है। गुप्त काल में ही ब्राह्मण धर्म की प्रमुख पुस्तक लिखी गई या संपन्न हुई। यानी इस समय जो है, जो गुप्तों का जो काल रहा है, इस समय जो आज हम लोग जो देखते हैं, जो प्रमुख जो हिंदू धर्म की, जो ब्राह्मण धर्म की जो प्रमुख पुस्तकें रही हैं, तो उनकी जो है लेखा जोखा जो है इसी समय शुरू होता है या इसी समय बनकर संपन्न होती हैं। ठीक है। अब देखिए, जो भगवत गीता है, आपने जो भगवत गीता का नाम सुना होगा, भगवत गीता जो है बहुत समय से लिखा हुआ जो है, मतलब लिखा हुआ आ रहा था, बहुत समय से इसे लिखा जा रहा था, लेकिन ये बनकर पूरा कब हुआ, तो गुप्तों के काल में, यानी गुप्त वंश में भगवत गीता पूरी बनकर तैयार हो गई। इसी में जो है जय संहिता तैयार हुआ, और जो हम लोग का जो महाभारत है ना, वो बनकर जो है यहाँ पर तैयार हुआ। तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं आपको। और गुप्त काल में ही बहुत सारी जो है स्मृति ग्रंथों की रचना की गई। जैसे इस स्मृति ग्रंथों में जैसे कि एक नारद स्मृति है जो है, ठीक है, पराशर स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है। तो इन सारी स्मृतियों को आप याद रखेंगे। आपके एग्जाम में पूछे कि जो है नारद स्मृति किस वंश से जो है रिलेट करता है, यानी किस काल का है, तो आप बताएंगे कि गुप्त वंश का है। ठीक है ना। ठीक है, यानी गुप्त काल का जो है, गुप्त काल में ये सब मिले हैं। इस समय ब्राह्मण ग्रंथों को जो है संरक्षण मिला, आपको पता है। गुप्त काल में ही 18 जो पुराण हम लोग को देखने को मिलता है। आपको पुराण को समझना है तो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में ही वे जो है पुराणों को, वेदों को और स्मृतियों को, जो भी चीज़ें जो आपको देखने को मिल रही है, महाभारत को, इन सबको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप जो है उस क्लास में जाकर देख लेंगे, जो वैदिक सभ्यता जो हम लोग शुरू किए हैं, तो वहाँ पर, तो यहाँ पर जो है गुप्त काल में ही 18 पुराण जो है बनकर पूरे हो गए। ठीक है। अब कुछ विदेशी साहित्य देखते हैं। अब विदेशी साहित्य होते क्या है, मैं आपको बता दूं। मैंने अभी बताया आपको कि जो विदेशी होते हैं, जैसे मान लीजिए आप भी हैं, आज क्या होंगे, आज यहाँ से मतलब इंडिया से, अब मतलब मान लीजिए आप इंडिया के न्यू दिल्ली में रहते हैं और नई दिल्ली से निकलकर आप क्या हुआ कि आप अमेरिका घूमने गए और आप एक यात्री हैं, तो आप वहाँ पर जाएंगे तो क्या है कि वहाँ से भाई कुछ नोट करेंगे ना, वहाँ की कुछ बातें अपने पास रखेंगे। तो पहले क्या होता था कि जो यात्री आते थे ना, वो घूमने आते थे, तो उनका बहुत सारा जो है, कई सारे उनके महत्व भी हुआ करते थे। उसी तरह के यात्री थे फायान। ठीक है। कौन थे? फायान। ये फायान क्या किए कि ये फायान जो है चीन के रहने वाले थे। ठीक है। कहाँ के थे? तो चीन के रहने वाले थे, और ये भारत घूमने आए थे। तो किसी काल में? गुप्तों के काल में यहाँ पर घूमने आए थे। और इन्होंने क्या किया कि एक फोक्यूकी नामक किताब लिखी, यानी इनका एक यात्रा वृत्तांत आप मान सकते हैं। यात्रा की हुई, जितने सारे जो यात्रा में इन्होंने बातें देखी, राजाओं की जो आर्थिक व्यवस्था देखी, राजनीतिक व्यवस्था देखा, जो वहाँ का जो है जो नैतिकता देखा, उन सबको क्या किया है उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। तो इनकी बुक का नाम क्या है? फोक्यूकी। ठीक है। तो फायान ने जो है फायान की जो फोक्यूकी से क्या मिलता है? गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। उसी तरह जो है ह्वेनसांग की जो सियूकी नामक जो पुस्तक है, उससे हमें जानकारी मिलती है। और जो विशाखा दत्त ने जो देवी चंद्रगुप्तम नामक एक किताब लिखी, उससे भी हम लोग को जानकारी मिलती है गुप्तों के बारे में। जो शूद्रक ने जो है मृदकटिकम लिखा है, ठीक है, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है हम लोग को। गुप्तों के जो है वात्स्यायन जो एक लेखक है, इनका जो है पुस्तक कौन सी है? तो जो है कामसूत्र है। तो ये भी आप देख लेंगे। और जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है मतलब जो इंपॉर्टेंट जो है मैंने यहाँ पर नोट करके लिख दिया है कि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, कालिदास का मेघदूत है। तो ये चीज़ें जो क्या है कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको लिख कर दे दिया है। आप याद रखेंगे कौन कौन जो है पुस्तकें जो है किसने लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि जो है मौर्यों के जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो क्या क्या हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले अभिलेख देखेंगे। ठीक है। गुप्त काल से जो है अभिलेख सबसे ज़्यादा मिले हैं, यानी सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में पूछे कि अभिलेख सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिले हैं, तो गुप्तों के समय में मिले हैं। जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। ये सारी बातें आप याद रखेंगे ना, तो आगे समझने में आपको जो है आसानी होगी। और कुछ सिक्के मिले हैं, आप सिक्के भी देख लेंगे यहाँ से गुप्तों के समय से।
गुप्त काल में गुप्त वंशीय राजाओं के अनेकों प्रकार जो है सिक्के प्राप्त होते हैं। यानी गुप्त काल में जो है राजाओं से जो राजा हुआ करते थे, तो वो जो है राजाओं से जो रिलेटेड जो है बहुत सारे जो सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं। जैसे कि कुछ सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं और कुछ रजत के। ठीक है, रजत के सिक्के को जो है रूपक कहा गया है, और जो सोने के जो सिक्के हैं उन्हें दिनार कहा जाता था गुप्तों के समय। गुप्तकालीन स्वर्ण के सिक्कों का सबसे बड़ा जो ढेर मिला है वह राजस्थान प्रांत के जो बयाना जो क्षेत्र है वहाँ से प्राप्त हुआ है। यानी गुप्त काल के जो सोने के सिक्के हैं वो सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो राजस्थान प्रांत के बयाना क्षेत्र से। आप इसे भी याद रखेंगे। अब हम लोग स्थापत्य कला में आ जाएं, तो स्थापत्य कला में क्या है कि जो गुप्त काल के जो लोग रहे हैं, यानी गुप्त काल के जो राजा रहे हैं, उन्होंने मंदिर निर्माण में, स्तंभ निर्माण में और जो मूर्तियां निर्माण में, और एक जो चैत्य होता था, जो चैत्य गृह की जो बात मैंने पढ़ा है पहले, तो इनके निर्माण में क्या इन्होंने बहुत सारी जो है इसका जो है संरक्षण किया, और इसको बनाने में इन लोगों का क्या है बहुत सारा जो है इनका इंटरेस्ट रहा है, और इसको इन्होंने खूब बढ़ावा दिया है। ठीक है, अब इसी में क्या है कुछ उल्लेखनीय मंदिर भी हैं। अब देखिए, अब ये जो मंदिर है ना, यह सभी मंदिर अपनी निर्माण शैली, आकार एवं प्रकार, सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। यानी जो मंदिर हुआ करते थे जो पहले, अब मान लीजिए 700 वर्ष की बात है। ठीक है, यानी जो है एक तरह से 300 से 600 AD में जो है सारी जो मंदिर और जो है मूर्तियाँ बनी हैं, इनको बनने में 100 साल लग गए हैं, 200 साल लग गए हैं, यानी मंदिरों के निर्माण में, समझ रहे हैं, कई पीढ़ियाँ लगी हैं उसमें। तो वो मंदिर जो है आज जो है आप उसे देखेंगे तो उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी जो मंदिर हैं गुप्तों के काल की आज भी आपको जो है मिलती हैं। तो आप उसे मैं आपको जो है नीचे बता भी दूंगा। ठीक है, तो ये जो मंदिर हुआ करती थी उस समय अपने आप में जो काफ़ी जो फेमस हुआ करती थी, और इनका जो वास्तुकला था, यानी जो आर्किटेक्चर जो था वो काफ़ी जो है क्या था, मतलब भव्य, यानी जो है एक तरह से बेहतर जो है आप कह सकते हैं, मतलब जो है आंखों एक तरह से भा जाए, देखने में मतलब बहुत उत्कृष्ट बनावट उस तरह। ठीक है, तो कुछ मंदिर है, आप उसे मंदिरों को देख लेंगे, और आप इसे चाहें तो गूगल पर आप सर्च करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक जो है भूमरा का शिव मंदिर है, एक जो है तीगवा, जो है एक मतलब इसे तीनगवा कभी कहा गया है, तो तीगवा जो है जबलपुर में, जो आधुनिक जो जबलपुर यानी मध्य प्रदेश में जो है, तो वहाँ का जो है विष्णु मंदिर है। एक जो है नचना कुठार की जो है पार्वती मंदिर है जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, देवगढ़ की जो है दशावतार जो मंदिर है जो झांसी में है, वो भी क्या है अपने आप में बहुत जो है उत्कृष्ट भावना वाली जो है वो मंदिर है, आज भी मिलेगा आपको। एक जो है भीतरगांव की जो है मंदिर है, जिसका नाम क्या है, जो है भीतरगांव नाम की जो मंदिर है जो कानपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये सारी क्या थी, ये जो है मंदिरें हैं, आप इसे देख लेंगे, आप इसे गूगल कर सकते हैं, गूगल में आपको जो है इसके पिक्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देखकर यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है यहाँ से राजनीतिक जीवन के बारे में, यानी गुप्तों के राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग देखेंगे, और हो सकता है कि मैं आपको क्या करूँ कि जो उल्लेखनीय जो मंदिर है ना, मैं आपको कल एक बार और बता दूँ। ठीक है, इसके आर्किटेक्चर के बारे में, नहीं तो हम लोग जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही। जो है गुप्त काल का राजनीतिक जो जीवन है यहाँ से हम लोग कल देखेंगे, और जो यहाँ पर कौन कौन से प्रशासन जो है रहे हैं, कौन कौन से राजा रहे हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही। थैंक यू।